एजम्पशन हम लोग यही मानेंगे कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का अप्रोक्सीमेशन ये हुआ कि इट इज नियरली वाटर। नियरली वाटर में डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल मान लेंगे, तो जो वॉल्यूम होगा वही मास हो जाएगा, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो जो सवाल को हम एस लेकर सॉल्व किए थे, एस के बदले 1 ग्राम पर एमएल ले लेना। इट इज अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन इज नियरली वाटर। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम पर एमएल। 40 तक किए थे डिस्कस। 41, 42, 41 हो गया। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कंपैरिजन। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी है तो वो डिसॉल्व कर जाएगा। 42 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर। तो थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर से हम लोग ये समझेंगे कि जितना मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उतना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस एयर में। एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इज एक्सप्लोडेड इन अ क्लोज्ड रिजिड वेसल। इफ द प्रोसेस अकर्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, हीट एक्सचेंज का 0, तो जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगा वो गैस एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। यूजिंग द फॉलोइंग, सीपी दिया 8.3, सीपी दिया 11.3, लेकिन किसका है ये नहीं दे रखा। पहला सवाल, सीपी ऑफ N2 एंड वाटर विल बी। एक बात गौर से देखो, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है, या यूं बोलो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ता है वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने से सीपी का वैल्यू भी बढ़ेगा क्योंकि सीवी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा एटॉमिसिटी उतना ज्यादा सीपी और सीवी का वैल्यू, लेकिन सीपी बाई सीवी घटता है, ये हम लोग देखेंगे आज। गामा का वैल्यू घटता है एटॉमिसिटी बढ़ने से। मोनो एटॉमिक का 1.67, डाइएटॉमिक का 1.4। तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ता है गामा घटता है, लेकिन सीपी और सीवी का वैल्यू इंडिविजुअली बढ़ता है। तो ऑब्वियसली N2 का एटॉमिसिटी कम है और वाटर का एटॉमिसिटी 3 है, जिसका आंसर हो जाएगा 8.3 एंड 11.3, दैट इज बॉम्बे। What will be the maximum temperature attained in the process in the adiabatic container? Maximum temperature. तो देखो बेसिकली जो हम लोग एयर लिए उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। बेसिकली हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके देगा वाटर। यही रिएक्शन हो रहा है जिसका डेल्टा एच गिवन है। डेल्टा एच एफ ऑफ वाटर, डेल्टा एच एफ ऑफ वाटर इज -57.8 किलो कैलोरी, माइनस ऑफ 57.8 किलो कैलोरी। हम मान के चल रहे हैं कि लेट N/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हैज रिएक्टेड, तो ऑब्वियसली N/2 विल रिएक्ट विथ N, और ये दोनों का रिएक्शन के बाद हमें कितना मोल मिलेगा वाटर? हीट रिलीज्ड विल बी माइनस ऑफ 57.8 इंटू N किलो कैलोरी। क्लियर है? अब ऑक्सीजन अगर N/2 था, ऑक्सीजन अगर N/2 है तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए वो हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट वॉल्यूम परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मोल परसेंट। वॉल्यूम परसेंट नाइट्रोजन का कितना दे रखा है? 80। तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना होगा? 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का कितना होगा? 0.2। मान लेते हैं कि एयर सैंपल में टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.2 इंटू N टोटल इज N/2। मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल मोल्स, N/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मान के चल रहे। यहां से निकाल लिए N टोटल, N/0.4। अब अगर N टोटल पता चल गया तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स थे वो पता चल जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8। 0.8 इंटू N टोटल विल बी द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू N/0.4 विच इज 2N। नाइट्रोजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाइट्रोजन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो रिएक्शन के बाद कौन कौन से गैस रहेंगे
आफ्टर रिएक्शन हम लोग बोलेंगे H2O गैस, H2O बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म, H2O बना और नाइट्रोजन बना। H2O के मोल्स कितने? N। नाइट्रोजन के मोल्स कितने? 2N। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब हम लोग निकालेंगे CP ऑफ अ मिक्सचर। CP ऑफ मिक्सचर N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 2N इंटू 8.3 दिया है, प्लस N इंटू 8.3 और 11.3 है ना, 11.3 N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सॉल्व करके CP ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। यहां तक क्लियर है? उसके बाद N ऑफ मिक्सचर जो कि 3N है इंटू CP ऑफ मिक्सचर इंटू डेल्टा T, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 57.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू N, जो हीट लिबरेट हुआ। N मिक्सचर पता है, CP मिक्सचर पता है, N कट जाएगा यहां, तो चूंकि आप लिखोगे 3N, यहां लिखोगे N और N कट गया, डेल्टा T निकल जाएगा। ओरिजिनल टेम्परेचर 25 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर निकाला जा सकता है। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? क्लोज्ड वेसल वॉल्यूम कांस्टेंट P1 by T1, sorry, P1 by N1 T1 will be equal to P2 by N2 T2. P1 by N1 T1 will be equal to P2 by N2 T2. शुरू में टोटल मोल्स कितने थे? N प्लस N by 2 प्लस 2N। फाइनली टोटल मोल्स कितने हैं? 3N है। P1 by N1 T1 is equal to P2 by N2 T2। अब चौथे में मेरे को ये डाउट है कि बराबर तो कैसे होगा। If at an initial temperature T1, E1 is the internal energy and a higher final temperature T2, E2 is the final internal energy, then which option is true? If temperature T2 is greater than T1, then the internal energy should be greater than the original internal energy. E2 should be greater than E1. लेकिन मोल्स में चेंजेस आ रहे हैं, मोल्स में चेंजेस आ रहा है, तो बेसिकली हमें पता है कि U, डेल्टा U इज NCV, जो भी डेल्टा T, तो CV तो कांस्टेंट है, तो वी कैन से U इज प्रोपोर्शनल टू NT। ये जा सकता है ना, U इज प्रोपोर्शनल टू NT। तो शुरू का जो U1 है वो प्रोपोर्शनल होगा N प्लस N by 2 प्लस 2N इंटू 298 केल्विन, 25 डिग्री, और फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा, टोटल मोल्स कितने हो गए थे? 3N इंटू फाइनल टेम्परेचर। अब ये दोनों वैल्यू को चेक करना बराबर आ रहा है क्या? अगर बराबर आ रहा है तो E1 इक्वल टू E2 लिख दें। किसमें? ऊपर वाले कैसे बराबर हो जाएगा P1 P2? वही चेक करो ना, ये फाइनल आंसर कोई जरूरी थोड़ी कि E1 इक्वल टू E2 है, वही तो मैं बोल रहा था आपको। खैर देख लीजिएगा, 23 से लेकर 46, सॉरी 43, 43 से 46, 45। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF इज HF एक वीक एसिड है, HF वीक एसिड, इसका K वैल्यू 10 टू द पावर -4 होता है, एसिटिक एसिड का 10 टू द पावर -5 होता है। वीक एसिड, और वीक एसिड का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन always less than minus of 57.32।
ग्रेटर दे रखा है, बी कैसे हो गए? एच बॉन्डिंग क्या? हाइड्रेशन एनर्जी, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया ना सवाल। एच बॉन्डिंग की हाइड्रेशन एनर्जी, एचएफ में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग भी होता है। कंसिडरिंग नो इफेक्ट, तब तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि लेस देन, क्योंकि एचएफ एक वीक एसिड है। चलो देखते हैं। फोर्टी सिक्स, 47, 48, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 50 तक। एक्सरसाइज 2, तो देखो एक्सरसाइज 2 में पहले ही सवाल में एंट्रोपी आ गया है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, हेस लॉ। एक्सरसाइज 2 के पहला सवाल में या दूसरा सवाल में कुछ एंट्रोपी या सेकंड लॉ से भी रिलेटेड सवाल है, तो उसको आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दीजिए। फिर भी 1 का डी ऑप्शन समझ में आ रहा है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हीट समेशन द मैनर ऑफ द रिएक्शन अकर्स। और सेकंड लॉ, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज इट्स रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये हम लोग प्रूव करेंगे। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो हमेशा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है और इक्विलिब्रियम पे वो मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, तो सी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग रिपीटर हो। सी ऑप्शन स्पॉन्टेनियस चेंज में हमेशा फ्री एनर्जी डिक्रीज करता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सातवां, 7, 8, 9, डी ऑप्शन, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 8वें का डी, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो साइड रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। करेक्ट। साइड रिएक्शन माने हो सकता है जो आयन बना उसका हाइड्रोलिसिस हो जाए। अच्छा, एचएफ में F- का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, F- का हाइड्रोलिसिस होगा और वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा। हाइड्रोलिसिस बोलो या हाइड्रेशन बोलो, बात बराबर है। F- स्मॉलेस्ट साइज्ड आयन, तो HF एक एक्सेप्शन है बिकॉज ऑफ साइड रिएक्शन। F- इज द स्मॉलेस्ट और वो वीक आयन का कॉन्जुगेट बेस है, तो उसका हाइड्रोलिसिस निश्चित है। क्लियर? तो HF का ग्रेटर देन आएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी अगर हो गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर जाएगा। क्लियर? 8वां, 9वां, 9, 8, 9 में, हाँ, the conversion of white phosphorus to red phosphorus is an exothermic reaction. True, white phosphorus is highly reactive and unstable. Red phosphorus is least reactive and stable. तो अगर कोई स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होना ही होना है। 8 का A, the strong acid and strong base react completely. नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है ना कुछ देर के बाद। कंप्लीट मतलब जीरो नहीं हो पाएगा H+ और OH-।
इक्विलिब्रियम आते ही H प्लस का भी 10 to the power -7 मोलर और OH माइनस का भी 10 to the power -7 मोलर और KW मेंटेन हो जाएगा 10 to the power -14। 9, 10, 11 स्टैंडर्ड स्टेट 11, 12, 13 डाउट है। The heat of combustion of ethanol was determined in a bomb calorimeter and was found to be 670.48. What will be delta U? What will be delta U for the same reaction? Same value. जो निकाले वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाले ना। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, बस इतना जान के रखो। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर और यहां पर जो भी हीट का एक्सचेंज होगा दैट विल बी ऑलवेज QV एंड दैट इज डेल्टा U। डेल्टा U मिलता है पहले और उसके बाद हम लोग डेल्टा H निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो भी एंथैल्पी मिलेगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलवेज। तो जो दिया हुआ है 670.48 वही डेल्टा U भी है और बाकी ऑप्शन इसलिए अलग अलग आ रहा है कि ये किलो कैलोरी को आप जूल में किलो जूल में कन्वर्ट करो तो बाकी आंसर भी मैच कर जाएगा। कौन सा कैसे वो तो देखना पड़ेगा। इथेनॉल का रिएक्शन लिखकर, इथेनॉल है कि मिथेनॉल? इथेनॉल तो C2H5OH अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे तो वो लिक्विड होता, प्लस ऑफ ऑक्सीजन 2CO2 गैस प्लस 6 हाइड्रोजन 3H2O लिक्विड, 4 और 3 7, एक पहले से ही है तो यहां कितना लिखेंगे 3O2। क्या बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है? क्या इसका डेल्टा NG 0 है? नो सर, अपने मन से तुम क्या क्या बोलते रहते हो हैं? 4O2 होगा क्या? 2 कार्बन ठीक है, 6 हाइड्रोजन वो भी ठीक है, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, उधर तो तुम 4O2 लगाएगा रे, है ना? तो 4O2 लगाओगे तो 8 और 1 9 करने वाले हो गए। जागो मोहन प्यारे, ये अभी भी नींद में हो। अल्टीमेट वाला नहीं हो तुम भी यार। कहां तक किए? 11, 12, अच्छा 13 हो गया। 14, अरे 14 में तो डेल्टा S देख, 14 का A N2 गैस प्लस O2 गैस 2NO गैस, इसका डेल्टा NG क्या आ रहा? 0। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये इंफॉर्मेटिव है बेटा, इसमें हम लोग कोई लॉजिक नहीं लगा सकते क्योंकि डेल्टा NG 0 है। याद रखना NO और NO2 दोनों का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। डेल्टा H ग्रेटर देन 0। डेल्टा S भी आ गया है, इसको अभी छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे जब डेल्टा NG से डेल्टा S निकालने का तरीका बताएंगे। 15 C Q रिवर्सिबल बाय T डेल्टा S होता है एंट्रोपी चेंज। क्या किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होता है? फिजिक्स में होता है ना किरचॉफ्स लॉ, वही होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये इक्वेशन निकाले थे, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन T2 माइनस T1, ये किरचॉफ्स इक्वेशन होता है। T1 पे डेल्टा H1 पता है तो T2 पे डेल्टा H2 निकाला जा सकता है। 15 Q रिवर्सिबल बाय T डेल्टा S होता है, बस इतना भी जान कर रखो, बाकी तो हो गया मैच। कॉम्प्रिहेंशन 1 16 17 18 16 17 18
16, 17, 18, 19, 19, 20 down. The specific heat of I2 in a vapor state and solid state are given. If heat of sublimation of iodine is this much at 200 degree centigrade, then heat of sublimation of I2 at 250. Kirchhoff's equation लगाएंगे भाई. Sublimation. I2 solid is becoming I2 gas. Solid से gas. Sublimation. Delta H दे रखा है. कितना? Delta H दिया हुआ है 6.096 किलो कैलोरी पर मोल. 6.096 किलो कैलोरी पर मोल. At a temperature 200 degree centigrade. Same value is asked at a temperature 250 degree centigrade. So delta H at 250 degree centigrade will be equal to delta H at 200 degree centigrade plus delta Cp of the reaction into T2 250 minus T1. केल्विन में लेकर डिफरेंस लो या डिग्री में ही डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ऑलवेज इज सेम. 50 डिग्री का डिफरेंस है, ये पता है हमें. प्रॉपर यूनिट में काम करना. ये कितना दे रखा है? 6.096 किलो कैलोरी. किलो कैलोरी. और सीपी किस में दे रखा है? हीट, स्पेसिफिक हीट कैलोरी, मतलब कि इंटू 10⁻³ करेंगे प्लस डेल्टा सीपी इंटू 50. व्हाट विल बी डेल्टा सीपी? इट विल बी सीपी ऑफ द आयोडीन गैस माइनस सीपी ऑफ द आयोडीन सॉलिड. और ये दोनों वैल्यू भी दे रखा है सवाल में कैलोरी में. डेल्टा सीपी निकालो, बिठाओ, आंसर तैयार है. Comprehension 2. Comprehension 2. 21, 22, 23, 21, 22, 23, 23, 23. Doubt. ऐसा सवाल ना एक बार और भी शायद आया है जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि मास घट गया. खैर 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH और H2SO4 में रिएक्शन हो रहा है. इसका लिया गया 20 मिलीमोल्स, इसका लिया गया 10 मिलीमोल्स. समझ में आ रहा? लेकिन हम लोग बोलेंगे 20 मिलीमोल्स OH माइनस, और यहां पर H प्लस कितना आएगा? 20 मिलीमोल्स ही तो आएगा, क्योंकि 10 n फैक्टर्स का 2 है. बोलेंगे 20 मिली इक्विवेलेंट्स H प्लस कितना आएगा? 1 मोल से 2 मोल H प्लस आता है, तो 10 से कितना आएगा? 20. तो बेसिकली पहला जो रिएक्शन हुआ वो 20 मिलीमोल प्लस 20 मिलीमोल्स का रिएक्शन हुआ. 20 मिलीमोल्स OH एंड 20 मिलीमोल्स H प्लस का रिएक्शन हुआ है कि नहीं? और वही एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया. 100 into 0.1 10 एंड 50 into 0.1 5. वही एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया NaOH और H2SO4 के बीच. अब लिया गया इसका 10 मिलीमोल्स और इसका लिया गया 5 मिलीमोल्स. 50 ml ऑफ 0.1 मोल. ये कितना दे देगा? 10 मिलीमोल्स ही तो H प्लस देगा, और ये 10 मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस देगा. तो ये बात तो तय है कि यहां जो हीट लिबरेट होगा वो डबल होगा इससे. यहां जो हीट लिबरेट होगा उसका डबल होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर 10 मिलीमोल्स का रिएक्शन है, यहां पर 20 मिलीमोल्स का रिएक्शन है. खैर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं दे रखा है. कैलोरी में -13.7 है कि नहीं? डेल्टा H0 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कितना होता है? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल पर इक्विवेलेंट. ये पढ़े हो ना? दोनों जगह निकल जाएगा. चलो यहीं पे देख लेते हैं. 1 मोल जब रिएक्ट करता है H प्लस OH माइनस के साथ तो 13.7 किलो कैलोरी लिबरेट करता है. तो जब 10/1000 विच इज
0.01 मोल्स अगर रिएक्ट करेगा तो कितना हीट एनर्जी लिबरेट होगा? 13.7 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज किए इंटू 0.01 कितना आ रहा है ये? 130। तो यहां रिलीज करेगा 137 और यहां रिलीज करेगा इंटू 2 137 इंटू 2 जितना भी है क्या? हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, हीट एनर्जी लिबरेटेड की बात कर रहे, हीट एनर्जी लिबरेटेड की बात कर रहे। क्या हुआ सर? हीट एनर्जी लिबरेटेड की बात हो रही, वो समझ में आ रहा है कि 10 वाले में हीट एनर्जी लिबरेट होगा 137 कैलोरीज और ऊपर रिलीज होगा 137 इंटू 2 कितना आएगा वो? 274 कैलोरी। ये बोल रहे। अब टेम्परेचर की बात है तो यहां भले ही हीट एनर्जी लिबरेटेड इज डबल, बट हियर मास इज ऑल्सो डबल। यहां मास भी डबल है, हीट एनर्जी लिबरेटेड भी डबल है, तो टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा? कुछ नहीं, सेम टेम्परेचर। ऐसा सवाल एक्सरसाइज 1 में आया था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां पे मास अगर m है तो mc इंटू डेल्टा टी। यहां अगर मास अगर 2m है तो 2m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ऑब्वियसली ये हीट है और ये भी हीट है, ऑब्वियसली ये हीट डबल हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑब्वियसली डेल्टा टी क्या होगा? सेम। डेल्टा टी सेम। 23 कॉम्प्रिहेंशन 3 24 Hess law can be verified by experiments। कार्बन मोनोऑक्साइड का वेरीफाई कर पाओगे? नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शन है यार, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हम लोग नहीं करा सकते हैं, लैब में नहीं करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, वो तो समझाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। सब एक्सपेरिमेंट करा ही लेते तो हेस लॉ की जरूरत क्या थी? पच्चीस 26 डाउट है। कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड डेल्टा एच, कार्बन और स्टीम दिया हुआ है। द मोल कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड O2 एंड कोई दिक्कत नहीं, वो स्टीम बाई O2 होगा या O2 बाई स्टीम होगा, है ना? वो रेशियो निकालना है, वो बाद में देख लेंगे। On being passed over coke at 1273 केल्विन, so the temperature remains constant। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। गौर से देखो कि एक रिएक्शन में हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है और दूसरे में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। एक में हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है और दूसरे में हीट एनर्जी। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा? जब हीट एनर्जी लिबरेटेड इज इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, डेल्टा एच माइनस 110, डेल्टा एच माइनस 110 और कार्बन प्लस H2O गैस स्टीम। ये कंप्लीट करो रिएक्शन। ये दे रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका डेल्टा एच कितना दे रखा है? प्लस साइन के साथ दिया हुआ है 132 किलो जूल। अगर ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये कंटेनर का टेम्परेचर चेंज ना करे, तो टेम्परेचर चेंज कब नहीं करेगा? जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना ही लिबरेट होगा, या जितना लिबरेट होगा उतना एब्जॉर्ब होगा। मान लेते हैं ऑक्सीजन x मोल लिए, स्टीम y मोल लिए, तो मेरा आंसर x बाई वाई है।
या y बाई एक्स है, सवाल में क्लियरली दिया नहीं है। O2 बाई स्टीम की स्टीम बाई O2, प्रिंटिंग कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन खैर या तो x बाई वाई होगा या तो y बाई एक्स होगा आंसर। अगर x रिएक्ट कर रहा है तो यहां कितना कार्बन रिएक्ट करेगा? 2x। पहले गौर से देखो, ये जो डेल्टा एच होगा ये किलो जूल पर मोल होगा। पर मोल क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि फॉर्मेशन क्लियर दिख रहा है। पर मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बोल या पर मोल कार्बन बोल, बात बराबर है कि नहीं? एक्स अगर रिएक्ट किया तो यहां कितना रिएक्ट किया? 2x। तो यहां हीट एनर्जी लिबरेटेड कितना होगा? 110 इंटू 2x। यहां पर y रिएक्ट किया, हर एक का कोफिशिएंट 1 है, तो पर मोल ऑफ व्हाट? पर मोल ऑफ एनीवन। तो y विल रिएक्ट विथ y बनेगा। यहां पे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कितना होगा? 132 इंटू, फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट 220x विल बी इक्वल टू 132y। निकाल ले x बाई वाई या y बाई एक्स। चलो स्टीम बाई O2 ही अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, और y बाई एक्स कितना हो रहा है? 220 बटे 132। 220 बटे 132 कितना होता? 1.667। बॉम्बे 27 27 हो गया। 18 ग्राम के लिए दिया है, 27 ग्राम के लिए निकालना है। चलो अगले क्लास में नहीं 4 तो हलवा एक्सरसाइज होगा यार, 4 में कुछ होगा ही नहीं। 3 पूरे 50 क्वेश्चन 3 के एक्सरसाइज 3 अगले क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे।